ऑलराइट, चलिए तो आज बुधवार का दिन और बुधवार के दिन विमेंस वेडनेसडे हमारी एक खास पेशकश हम लेकर आते हैं जहां पर फोकस होता है महिला दर्शकों के सवालों की ओर। जी हाँ, महिलाएं कैसे आर्थिक तौर पे सशक्त बन सकती हैं, कैसे अपने फाइनेंसिस की बागडोर अपने हाथ में ले सकती हैं और पहला कदम अगर आप रख रही हो निवेश के जगत में तो कैसे आपको भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही सब चीज़ें आपको हम बताते हैं हमारी इस खास पेशकश में। और हमेशा की तरह हर्षवर्धन रुंगटा, CEO हैं रुंगटा सिक्योरिटीज़ के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका और एक बार फिर से विमेन इन्वेस्टर्स को आगे उनके निवेश के सफर में ले जाने की बागडोर आपके ऊपर। मेरे साथ पूनम यादव हमारी दर्शक भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। पूनम, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाय, कहाँ से बोल रही हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से बोल रही हैं। हाँ जी। चलिए, आप डॉक्टर हैं पूनम? जी, PhD किया हुआ है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आपने अभी से प्रोग्राम को देखना भी शुरू किया हुआ है और उसी के लिहाज से आपने सवाल भी पूछा है। बताइए, आपकी जो डिटेल्स हमारे पास हैं, क्या उसमें कुछ और ऐड करना है? जी नहीं, वही उसी उतना ही है, वही बेटे के लिए ठीक है। पूछ रही हूँ। आपका बेटा जो हाँ अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में वो नौकरी कर रहा है और लगभग 65,000 प्रति माह जो है कमाई है, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं। मुझे ये जानना होगा आपसे कि उन्हें जो है कितने पैसे निवेश करने हैं और क्या इससे पहले कहीं और इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाई हुई है? हेलो। जी पूनम जी। हेलो। हाँ जी, ये कह पूनम रही जी, हूँ 65,000 इन्वेस्ट करने हैं उसको। इन्वेस्ट करने 65,000 फॉर हाउ मेनी हाँ इयर्स, जी। कितने साल? जी, अब ये लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, क्या उम्र हेलो। होगी आपके बेटे की? 23। 23 साल। हाँ जी। अच्छा, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं और आप उनके लिए एक निवेश रणनीति जो है वो मांग रही हैं। मुझे बस ये जानना है कि क्या उनको भी पता है कि उन्हें ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं या आपने बतौर माता पिता ये जिम्मेदारी निभाई है कि भैया थोड़ा सा निवेश भी कराया जाए बेटे को और जितना भी कमाई हो रही है आगे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। क्या ये सीख आप उनको दे रही हैं या उन्होंने खुद भी इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई है? हमारे ऊपर ही छोड़ रहा है कि मम्मा आप जरा वो करके सर्च करके बताइए किस किस में हमें इन्वेस्ट करना है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा अनुरोध आपसे ये होगा कि आप भी अपने बेटे को साथ में बिठाइएगा और बताइएगा कि कहाँ कहाँ उनके पैसे लगा रखे हैं। और आजकल जो एज है, जिस एज में आपके बेटे भी हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा सजग हैं। और इनफैक्ट कई जेनजीज तो हमने ऐसे देखे हैं जो माता पिता को बोलते हैं, हर्ष आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, वो अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पूनम जी, आप माता पिता होने के नाते अपना दायित्व निभा रही हैं। सराहना करती हूँ मैं आपकी इस बात की और मैं चाहती हूँ कि अगली बार अगर सवाल पूछना हो तो आपके जो पुत्र हैं वो खुद हमें फ़ोन करें और खुद अपने इन्वेस्टमेंट की बागडोर अपने हाथ में लें। ओके हर्ष, कैसे हेल्प कर सकते हैं आप इनको? तो पूनम जी, आपके बेटे की नौकरी लगने में बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं दुआ करूंगा कि उनका करियर बहुत अच्छा जाए। तो ये आपने कहा ये उनकी पहली नौकरी है, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पूरे परिवार को और आपके बेटे के लिए। और ये अच्छी बात है कि आपने उन्हें एनकरेज किया है कि उनकी जो फर्स्ट सैलरी आ रही है या फर्स्ट ईयर उनकी जो जॉब की है, उसमें आप उनको एक डिसिप्लिन सेट कर रही हैं कि जैसे आपकी इनकम आती है, आप थोड़ी रकम अभी से सेव करना शुरू कर दें। तो ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छा बनाता है। और दूसरा, क्योंकि अब वो सिर्फ 23 साल के हैं, उनके पास एक लंबी अवधि है जिसमें वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपने कहा कि आप ये पूरे 65,000 रुपए जो है वो लमसम जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो मेरी सलाह सिर्फ इतनी रहेगी, मैं एक इमरजेंसी फंड भी आपके बेटे के लिए जोड़ रहा हूँ, ताकि ये अपना जो पोर्टफोलियो क्रिएशन है वो लॉन्ग टर्म के व्यू से जरूर बनाए, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म इमरजेंसी आती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास एक कॉर्पस बन रहा है उस चीज के लिए। तो आप जो 65,000 आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इस तरह करें। इमरजेंसी फंड के रूप में आप HDFC लो ड्यूरेशन फंड में 15,000 रुपए निवेश करें। ये किस पर्पस के लिए, वो बहुत ही ब्रीफ में आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है, ऐसा फंड अवेलेबल होना चाहिए जो हम तुरंत निकाल के यूज कर सकें। वो आइडियली हम कहते हैं 3 से 6 महीने के जो उनके खर्चे हैं उतने बराबर होना चाहिए।
हो सकता है कि अभी उन्हें इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन आगे जाते हुए ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर पहले से बना के दे रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें 4 फंड्स दे रहा हूँ, जिनमें वो ₹12,500 ईच, हर एक 4 फंड में ₹12,500 इन्वेस्ट करेंगे। एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड एंड इडलवेस गोल्ड एंड सिल्वर फंड। अब मैं ये 4 स्कीम जो आपने कहा, अपने सवाल में भी कहा कि आपको अच्छे फंड मैनेजर्स चाहिए, तो मैंने एक मिश्रण बनाया है एक्टिव और पैसिव फंड का, जिसमें मार्केट रिलेटेड जो रिटर्न्स है वो उन्हें डेफिनिटली मिलेंगे इंडेक्स फंड के रूप में, और उनके पोर्टफोलियो में मैंने एक मल्टी कैप फंड जोड़ा है, जो एक फंड मैनेजर एक्सपर्टीज के बेसिस पे वो आपको रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सो आप जो चाह रही थी, उस हिसाब से मैंने एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स जोड़ी गई हैं। प्रेशियस मेटल्स के रूप में गोल्ड एंड सिल्वर फंड आपके पोर्टफोलियो में है। तो आई थिंक एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो जैसे-जैसे उन आपके बेटे की इनकम बढ़ेगी, आप उनको एनकरेज करिए कि अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें। आज 65,000 से शुरू किया, ये ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद ही ₹65,000 ही कर रहे हैं। जैसे इनकम बढ़ेगी, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें। और दूसरा, हर 2 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर लें, ताकि अगर कुछ भी अपने एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा रहा है, तो आप उसे बदलाव कर सकेंगे। पूनम जी, आपने सलाह तो ले ली है, लेकिन कोई सवाल आपको पूछना है हर्ष से? और क्या अपने पोर्टफोलियो के बारे में आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं? मेरा तो अभी मैम चल रहा है, हम बेटे की थोड़ा सा अच्छा। हम चाह रहे थे, मेरा तो हाँ जी हाँ जी चल रहा है सारा। तो वही उसी के लिए अभी पूछना था। 1 साल हो गया था इसको, अभी 1 साल हो गया है मतलब ज्वाइन किए हाँ, हुए। हाँ, उसी के हाँ। बारे में अभी, हाँ, उसी के बारे में जानकारी चाहिए थी अभी। चलिए, ओके पूनम जी, ऑल द बेस्ट। ये पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं हर्ष की सलाह लेकर। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। राधा गोसाई मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय राधा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच राधा जी, आप लगातार शो देख रही हैं, आपने लिखा है अपने सवाल में, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो आपके काम भी आया हो। जी मैम। ओके। आपने अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स मुझे दी हैं। आप ही का पोर्टफोलियो है राधा जी? बिकॉज बहुत सारी जी महिलाएं जब भी आजकल सवाल भेज रही हैं, तो या तो उनके पति के पोर्टफोलियो हो रहे हैं या उनके बेटे के पोर्टफोलियो हो रहे हैं। ये आप ही का पोर्टफोलियो है ना? जी मैम, ये मेरा ही पोर्टफोलियो है। हाँ, थैंक यू सो मच। करंट वैल्यू 12.25 लाख, HDFC बैंक, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू का वैल्यू डिस्कवरी है आपके पास, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, टोटल SIP 55,000 और 7 इयर्स आप और इसमें निवेशित रहना चाहती हैं। SWP आपको चाहिए ₹50,000 10 साल के बाद, HDFC बैंक से, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट से। कोई फाइनेंशियल प्लानर है आपका? बिकॉज प्लानिंग तो काफ़ी सदी हुई है आपकी मैम। जी मैं अपने मेरे हस्बैंड ज़्यादातर देखते हैं ये शो, तो उन्होंने ही करी है। अच्छा, आपके हस्बैंड शो देखते हैं और उन्होंने ये प्लानिंग की है आपके लिए और आपका पोर्टफोलियो जी बनाया है। ओके, जी। ओके, फैंटास्टिक। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके हस्बैंड को, और अच्छा लगा कि हमने उनको सही सीख दी है और इस तरह का पोर्टफोलियो उन्होंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। थैंक यू। हर्ष, आई एम श्योर आप सहमत होंगे, कुछ खास बड़े चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कविता, आई थिंक राधा जी ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो 7 स्कीम्स हैं और उनमें 55,000 इन्वेस्ट कर रही हैं। जो एलोकेशंस हैं, जो स्प्रेड है, वो सब ठीक है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी हमें फिलहाल बदलाव करने की ज़रूरत है। कोई भी हम राधा जी, कोई भी हम फिलहाल चेंजेस नहीं करेंगे। और जो आपने गोल बना रखा है कि 7 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, सो अच्छी बात ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, 12,25,000 प्लस आप 55,000 की एसआईपी हर महीने कर रही हैं। अगर मैं इस पूरे कॉर्पस पे 12.5% का अगर अनुमान भी लगाऊं फ्यूचर के लिए हिसाब से, तो 1225 प्लस जो आप एसआईपी कर रही हैं, 7 साल में करीबन 1 करोड़ रुपया बन जाता है, अगर 12% का रिटर्न आपको आगे जाते हुए भी मिलता है तो। जो आपका सवाल था कि आपको 7 साल बाद या 10 साल बाद आपको SWP के जरिए आपके बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड में से आपको 50,000 रुपए के विड्रॉल्स करनी है। तो यस, ऑफ कोर्स, मोस्ट सर्टेनली आप इसी तरह से लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग या रेगुलर कैश फ्लो प्लान करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, फिर वो कॉर्पस बन जाता है और उसके बाद आप उस कॉर्पस में से एक एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने निकालती रहे। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आप इक्विटी फंड में भी एसआईपी कर रही हैं।
तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास जब 6 या 7 साल कंप्लीट हो जाएँ, कि जब आप ये पैसे इक्विटी फंड में इकट्ठा कर रही हैं, आप इक्विटी फंड में ही बने रहें और उसमें से आप एसडब्ल्यूपी कर सकती हैं। ये तब होगा जब आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हैं। अगर आप मार्केट की ला वॉलेटिलिटी से इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो जब 7 साल पूरे हो जाएँ, तब आप इक्विटी फंड में से निकल के आप चाहिए तो बैफ में या तो कोई डेट फंड में स्विच कर लीजिएगा और वहाँ से आप एसडब्ल्यूपी करिएगा। तो दोनों ऑप्शंस खुले हैं, जो आपको सूट करता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड प्रोफाइल, आप उस हिसाब से अपना एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकती हैं। और राइट, राधा जी, अब क्योंकि आपके पति ने पोर्टफोलियो बनाया है तो आपको हर्ष ने जो सलाह दी है क्या आप समझ पाई हैं, या ये शो आप अपने पति को दिखाएंगे और बाद में वो अमल पे लाएंगे जो भी सलाह दी है? जी मैं भी समझ पाई हूँ, बट मेरे पति भी देख रहे हैं साथ के साथ शो। ओके। आपसे एक गुजारिश है, अगली बार आपके पोर्टफोलियो पे सवाल राधा जी आप मुझसे पूछिएगा। कोई और सवाल पूछना जी। चाहती हैं? जरूर जरूर। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और चंदा कोलकाता से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। चंदा जी नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप? कैसे हो? मैं बढ़िया मैम। क्या आप करते कैसे हो हो? चंदा? मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। अपने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप करना चाहती हैं चंदा? हाँ जी मैम। ओके, 1,000 रुपए से पहली हाँ बार जी। इन्वेस्टमेंट हो रही है ये? हाँ जी, पहली बार हो रही है। कोई खास वजह आपने म्यूचुअल फंड्स को चुना? बस यही थोड़ा सा, मतलब मैम सेविंग्स के लिए। ऐसी कुछ खास वजह नहीं है, बस कुछ अपना सेविंग्स करना चाहती हूँ, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूँ। हाँ हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सोचा आपने। कितने साल तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं चंदा? 10-12 साल तक मैम। 10-12 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएंगी कि हाँ 1,000 रुपए हाँ ही हाँ। करने का मन है हाँ फिलहाल? जी हाँ जी, बढ़ाऊंगी। चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की और हमको मौका दिया आपकी सहायता, आपको मार्गदर्शन देने का। और हर्ष मेरे ख्याल से एक परफेक्ट गाइड जो आपके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आपको करवा के देंगे अपनी रिकमेंडेशन के ज़रिए। हर्ष, चंदा के सवाल का तो आप जवाब देंगे ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो तमाम महिलाएं जो कि इस वक्त चंदा को भी सुन रही हैं और देखिए 1,000 रुपये से शुरुआत करना चाहती हैं। आज की तारीख में 1,000 रुपये, इनफैक्ट 250 रुपये की भी SIP शुरू हो चुकी है अब तो, छोटा SIP जिसको हम कहते भी हैं, उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सवाल और शर्त यहाँ पर इतना ही है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा। चंदा कह रही हैं कि वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएंगी, लेकिन 1,000 रुपये से भी अगर आप शुरू करना चाहें हर्ष, तब भी आपका सफ़र शुरू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। ये बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा फंड आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, आप इक्विटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। लोगों को लगता है कि बस 1,000 रुपये डाल दो, लेकिन आप वो कहाँ डाल रहे हो, उसका फ़ायदा कितना हो रहा है, इसका आकलन लोग कर नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं इसका इम्पैक्ट। हर्ष, कविता, आपने एकदम सही बात कही कि 2 चीज़ें। पहली बात कि अगर छोटी रकम से भी आप शुरू करना चाहें, तो आपको शुरू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये छोटी रकम जब हम साइड में रखते हैं, तो इन्वेस्ट करते वक़्त इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप 250, 500, 1000 रुपए आप अलग रख रहे हैं, तो आपकी जेब पे इतना असर नहीं पड़ता। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी रकम आपके हाथ से चली गई है। लेकिन ये धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होके जब एक बड़ी रकम बन के आपके हाथ में वापस आती है, तब डेफिनिटली ये डिफरेंस ये क्रिएट करता है। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। ₹1,000 सिर्फ एक मात्रा ₹1,000 अगर आप 30 साल के लिए जमा करते हैं, 30 इयर्स के लिए, तो ₹1,000 जमा करते वक़्त आपको दुःख नहीं होगा, साल का ₹12,000 आपको जमा करना है। अगर ये 14% से ग्रो करता है, एक ऑन एन लॉन्ग टर्म एवरेज अगर हम अज़्यूम करते हैं 14% के आस-पास, ये रकम ₹1,000 की साइड में रखी हुई करीबन 50 लाख रुपए बन जाती है। तो छोटी रकम जमा करते वक़्त आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बन के वापस आएगी तो एक लमसम बन के आता है। दूसरी बात आपने कही कि आगे चलते हुए आज ₹1,000 से आप शुरू कर रहे हैं। तो आप देखिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है मार्केट से, आपको नॉलेज नहीं है, तो 3-4 महीने, 5 महीने, 1 साल देखिए कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली जब आपने ₹1,000 जमा किए हैं। मार्केट के मूवमेंट के साथ में कैसे ऊपर या नीचे आपकी वैल्यू हो रही है, और फिर धीरे-धीरे आप उसमें चाहें तो बढ़ाते रहिए। लेकिन इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है कि आपको धीरे-धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना पड़ेगा। आपको अपने लिए, खुद के लिए, फ्यूचर के लिए एक कॉर्पस क्रिएट करना होगा।
कोई भी बुढ़ापे में या कोई 10, 20, 30 साल बाद आपको आके पैसे हाथ में देने वाला है नहीं। तो अगर ये सब चीज़ आपको मालूम है, क्यों ना हम छोटी-छोटी कदम अभी से उठाने लगे। तो यस चंदा जी, आपका जो इंटेंट है बहुत अच्छा है कि आप ₹1000 अपनी बचत में से जमा करना चाह रही हैं और म्यूचुअल फंड का रुख करेंगी तो आप इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट भी करेंगी। आपके लिए एक स्कीम बता दूँ, क्योंकि आपने कहा कि 10 से 12 साल तक आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है। मैं एक स्कीम देता हूँ आपको ₹1000 के लिए, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आप इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें, अच्छी स्कीम है, बहुत वेल मैनेज स्कीम है, अच्छा फंड हाउस है, एलोकेशंस अच्छे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो एक फंड लीजिए, उसमें आप ₹1000 जमा करने लगें। जब आप बढ़ाने की करेंगे, तब हम उस समय देखेंगे कि आपको कोई और दूसरी स्कीम भी जोड़नी है कि इसी में आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। आपने अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे जाते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे और इनफैक्ट बढ़ाएँगी जब पॉसिबल होगा। और चंदा, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोचेंगी तो हमें कॉल करेंगी और हमसे बात करेंगी, पक्का प्रॉमिस? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट चंदा। होमवर्क आपके लिए ये है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में न सिर्फ एसआईपी शुरू करेंगी, बल्कि इस फंड को पढ़ेंगी, फंड की परफॉर्मेंस को पढ़ेंगी, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंड कहाँ कहाँ किस किस कंपनियों में निवेश करता है, इसके बारे में जानेंगी और जानकारी बटोरेंगी। प्रॉमिस? थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा पांडे का हम सवाल लेंगे और हर्ष, इन्होंने यूट्यूब अपना सवाल हमें भेजा है। कोटक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, बंधन टैक्स सेवर, यूटीआई स्मॉल कैप, मेरे फोकस्ड इक्विटी इनके पास है। 20 lakhs टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एनपीएस 25,000 फॉर लास्ट 5 years, 15,000 रुपये और ये निवेश कर सकती हैं। और 90 लाख रुपए चाहिए 10 साल में फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, 1.5 करोड़ चाहिए 15 साल में सेकेंड चाइल्ड एजुकेशन गोल के लिए, 4 crores इन 25 years डॉक्टर्स मैरिज के लिए, 5 lakhs पर मंथ रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट 30 साल दूर है। और इन्होंने हर गोल के लिए फंड्स को डेजिग्नेट किया हुआ है। प्रोफेसर नेहा के पांडे इनका नाम है। प्रोफेसर मैम, आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं हैं, अगर होती तो बहुत अच्छे से आपसे बातचीत कर पाते। लेकिन चलिए बताते हैं आपको निवेश कहाँ कम पड़ रहा है और फंड्स के लिहाज से आपकी चॉइस कैसी है। वैसे लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ मैम, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपने गोल्स अलाइन किए हुए हैं, बहुत क्लैरिटी है आपको कितने सालों के बाद कितने पैसों की ज़रूरत है। आपने तरीका या स्ट्रैटेजी जो आपने हर फंड को एक गोल अलॉट किया हुआ है वो भी बहुत बढ़िया है। फंड सिलेक्शन कैसा है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहाँ कम पड़ रहा है ये जानेंगे। हर्ष, चलिए, तो सारे ही गोल्स मेरे ख्याल से 5 या 10 साल के अंतराल के बाद ही आ रहे हैं। पहला इनका इमीडिएटली 10 years के बाद है। बताइए क्या सलाह? तो देखिए कविता, अगर हम इनके एसआईपी का पूरा पोर्टफोलियो देखें तो 29,000 अभी इन्वेस्ट करी है, 15,000 बढ़ाना चाह रही हैं, तो टोटल हो गया 44,000। कॉर्पस इनके पास जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है वो करीबन 20 लाख रुपए है। तो अगर इनका 44,000 रुपीज का एसआईपी अगर हम देखें तो इनके पास 2 ईएलएसएस स्कीम है जिसका टोटल करीबन 1,50,000 60,000 तक आता है। तो मैं मान रहा हूँ ये कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी एटीसी के बेनिफिट्स ले रही हैं, तो ये कंटिन्यू करना चाह रही हैं। तो उस लिहाज से गोइंग फर्दर मैं एक ईएलएसएस कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि इन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता रहे। तो 44,000 इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। कोटक फ्लेक्सी कैप में जहां अभी वो 6,000 कर रही है उसकी जगह ये 9,000 रुपया कर ले। बंधन टैक्स सेवर एक ही एलएसएस स्कीम रखें जिसमें 12,000 करें। मेरा फोकस इक्विटी फंड में 9,000। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक मैं जोड़ रहा हूं इनके पोर्टफोलियो में एज ए मिड कैप, उसमें 9,000 और यूटीआई स्मॉल कैप 5,000 जो ये ऑलरेडी कर रही है कंटिन्यू कर सकती है। तो ये खाली थोड़े चेंजेस मैं इनके पोर्टफोलियो में कर रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। हालांकि जिनके गोल्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जितना ये आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रही हैं वो सारे गोल्स हूबहू कवर नहीं होंगे। तो आप इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी किधर है वो बता दूं। एक फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास है कि इन्हें 4 करोड़ रुपए चाहिए 25 साल बाद अपनी डॉटर की मैरिज के लिए। तो यस, अगर 4 करोड़ इकट्ठा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो मान लीजिए आप उसके पास भी आती हैं तो अच्छी खासी रकम होती है एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां गोल्स की प्रायोरिटाइजेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, आप बच्चों की पढ़ाई और अपने रिटायरमेंट के लिए प्रायोरिटाइज करिएगा, क्योंकि पढ़ाई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हम देना चाहेंगे। दूसरा, आपके रिटायरमेंट में जो आपको खर्चे की जरूरत है वो भी मोर और लेस फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। शादी का जो खर्चा है वो आप आगे पीछे कर सकती हैं, उससे लाइफ एंड डेथ डिपेंडेंट नहीं होते। सो एजुकेशन रिटायरमेंट को प्रायोरिटाइज करिए और मैरिज तो उसके बाद में रखिएगा।
और इस लिहाज से जैसे आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है, आप एलोकेशन उस हिसाब से करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कॉन्शियसली और एजुकेटिवली आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो आप ये आराम से अगले 15-20 साल का जो आपका टाइम होराइज़न है, आप ये सब चीज़ के बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाएँगी। जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें ऑफ कोर्स बढ़ाइएगा, वो आप ऑलरेडी कर रही हैं, तो मुझे कोई डाउट नहीं है। आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अपने गोल्स को पूरा नहीं तो बहुत अच्छी तरह अचीव करने के आप पॉइंट तक पहुँच जाएँगे, ताकि आप ये अपने बच्चों को पढ़ाई, शादी और आपका रिटायरमेंट डिसेंटली वेल मैनेज कर पाएँगी। ये फ़ोन लाइन पर नेहा है नहीं मेरे साथ, लेकिन हर पहलू पर आपने इनको सलाह दे दी है। और देखिए यही फ़ायदा होता है, गाइडेंस बहुत सारे लोग आपको देते हैं, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिक सिनेरियोज़ क्या हो सकते हैं, उस तरह की बारीकी जो है आपको इसी शो में मिलती है हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। और इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने सवाल जब भी भेज रहे हो क्लैरिटी के साथ भेजिए, ताकि डिटेल्स सभी हमारे पास मौजूद हों। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं आपको सही और सटीक सलाह इसी प्रकार दे पाए। चलिए हर्ष, यूट्यूब से ही एक और महिला का सवाल इशिका का मैं लेना चाहती हूँ। इन्होंने अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसी को लेकर ये सवाल भी पूछना चाह रही हैं। 19 ईयर्स ओल्ड इनका बेटा है और 5000 रुपीज़ SIP करना चाहती हैं, ये करना चाहती हैं इनके आई थिंक बेटे के बिहाफ पे करना चाहती हैं। और HDFC फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप लिया हुआ है, दोनों मिला के 5000 रुपये की SIP 20 साल तक। बताइए, फंड्स तो अच्छे हैं? कविता यस कविता, आई मीन इनफैक्ट 19 साल की उम्र में एज अ मदर या एज उनके बेटे खुद अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज है ये। टाइम उनके साइड पे है तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट इन्हें मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है, इन्होंने 19 साल की उम्र में शुरू किया। जो सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स हैं वो भी बहुत अच्छी है, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप। आई डोंट थिंक कुछ भी कंप्लेन करने के लिए। इनफैक्ट इशिका जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप अगर अपने बच्चे बेटे को गाइड कर रही हैं और उनके लिए अभी से शुरुआत कर रही हैं, तो आपके बेटे बहुत लकी हैं और आपका परिवार बहुत लकी है कि आप इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप फ्यूचर के बारे में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। स्कीम्स अच्छी सिलेक्ट की हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। प्लीज स्टार्ट ऑफ एंड कंटिन्यू एज इट इज। हर्ष, एक सवाल मुझे पूछना है आपसे। अगर कोई नया फंड रेकमेंड कर रहे हैं आप आगे चलकर जोड़ने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर ये यहीं पर तो रुकेंगे नहीं, अपने निवेश के अमाउंट को बढ़ाएंगे, SIP के अमाउंट को बढ़ाएंगे, तो किस तरह का फंड डाला जाए? क्योंकि एक तो फ्लेक्सी कैप है इनके पोर्टफोलियो में, जो कि फिलहाल मैं मेजरली एज अ लार्ज कैप फंड ही देख रही हूँ इसको, और एक इनके पास मल्टी कैप है। अब अगर आगे बढ़ते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या स्पेसिफिक मार्केट कैप एलोकेशन आप रेकमेंड करेंगे? जी हाँ, कर सकते हैं। सो पहले तो कविता स्कोप है कि इन्हीं 2 स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँ, वो भी एक स्कोप है इनके पास। लेकिन अगर कोई दूसरा सेगमेंट जोड़ना चाहती हैं, तो एक प्योर मिड कैप फंड डेफिनिटली अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। सो फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप बराबर हो गया, मल्टी कैप आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप सब में एक्सपोज़र देता है, और एक प्योर मिड कैप लेंगी तो इनके लिए ये पोर्टफोलियो में कॉम्प्लीमेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिखा पांडे का सवाल, इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा है। हर्ष, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है इनके पास 4000 रुपीज़ की SIP, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप आई एम अज्यूमिंग 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अगेन 5000, और यही फंड्स को रिव्यू करने की सलाह ये आपसे मांग रही हैं। शिखा, आप फ़ोन लाइन पर होती तो मैं आपसे ये पूछती कि आपने कितना समय इस पोर्टफोलियो में और देना है, बिकॉज फंड्स तीनों ही अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा रुकना होगा। और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 7+ ईयर्स की आपकी टाइम होराइजन है इस तरह के इक्विटी पोर्टफोलियो में, और कोई कॉर्पस जो शायद आपने सोच रखा हो, आपको इकट्ठा करना हो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से। देखिए, इन्वेस्टमेंट केवल फंड सिलेक्शन नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको अपनानी होती है, और इसीलिए हम बार बार इसी पर फोकस करते हैं, इसी पर तवज्जो और तरजीह आपको देते हैं। क्योंकि केवल स्टॉक सिलेक्ट कर लेना, केवल फंड्स को सिलेक्ट कर लेना और सोच लेना कि अच्छा मेरे पैसे तो जो है निवेश हो रहे हैं, ये मुझे कमा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक रणनीति होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको अपनानी पड़ती है। और हर्ष, आप इस बात को आगे ले जाइएगा कि क्यों एक स्ट्रैटेजी की हमें ज़रूरत होती है। शो पर लोग सवाल पूछते हैं, सवाल में फंड्स के नाम आपसे ले जाते हैं, हम बतौर धर्म पूरा भी कर देते हैं, लेकिन वो फंड परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपको चेक करना है, आपने कितना एलोकेशन उन फंड्स में डाला है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ग्रो कर सकें। हर्ष। जी हाँ, कविता आपने सही कहा कि
कुछ भी एक मान लीजिए हम खाली स्कीम के नाम लेते जा रहे हैं, तो स्कीम के नाम सुनते हुए आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते रहेंगे, तो उसका जी। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको एक हुँ। स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट से क्या करना है, आपको पहले तो ये समझना है कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी ये इन्वेस्ट कर रही है करीबन ₹14,000 तो शिखा ₹14,000 इन्वेस्ट कर रही है, तो पहले तो ये डिसाइड करेंगे मुझे ये ₹14,000 अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि 7-8 साल का मिनिमम टाइम होराइज़न होना चाहिए, अगर आप इक्विटी फंड्स में आ रही हैं। तो आपने अगर ये तय किया कि मुझे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको उसके बाद डिसाइड करना है कि मैं कैसे इस पैसे को मार्केट सेगमेंटेशन में किस तरह से मैं उसे डिवाइड करूँ। कितना लार्ज कैप में जाएगा, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, या मुझे एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी लेनी है, मुझे वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स लेने हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स लेने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। देखिए स्कीम्स क्या है ना, हर क्वार्टर में आपको परफॉर्मेंस डिफरेंट दिखेगा। जो स्कीम इस क्वार्टर में टॉप परफॉर्मिंग है, हो सकता है वो अगले क्वार्टर में टॉप परफॉर्मिंग ना रहे। हो सकता है जो 1 साल, 3 साल में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स रही हैं, वो अगले 3 साल में बॉटम पे आए, ये भी पॉसिबल है। तो अगर सिर्फ फंड्स के परफॉर्मेंस देखते हुए आपने कोई स्कीम्स जोड़ते गए अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम्स हैं। आपको वो चूज़ करना है जो आपके गोल के साथ मैच करता है, आपके पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट करता है और आपका जो इंटेंट है, वो पूरा करता है। तो सिंपल पॉइंट ये है कि अगर आप पहले डिसाइड करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो एलोकेशन डिसाइड करिए कितना लार्ज कैप में जाना है, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप में। अब इन्होंने क्या किया है, एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया जिसमें 5,000, मिड कैप में 5,000 और स्मॉल कैप में 4,000। क्या सोच के एलोकेशन किया ये हमें नहीं पता। तीनों स्कीम्स अच्छी हैं, कोई डाउट नहीं उस बात में। लेकिन आप मानिए अगर स्मॉल कैप में करेक्शन आता है, तो निप्पॉन स्मॉल कैप अच्छी स्कीम होने के बावजूद उसमें भी करेक्शन आएगा। तो क्या आप उस वोलेटिलिटी को एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत रखती हैं? क्या आप वोलेटिलिटी को समझती हैं कि मार्केट ऐसे ही फंक्शन करता है? मोस्ट ऑफन हमने ये देखा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप में आते हैं पास्ट रिटर्न्स देखते हुए और कहते हैं कि स्मॉल कैप ने 25% रिटर्न दिया है तो मैं अभी एक स्मॉल कैप जोड़ना चाहती हूँ। वो एक तरीका गलत है। क्या आपकी रिस्क एपेटाइट है उसमें इन्वेस्ट करने लायक, उसकी वॉलेटिलिटी समझती हैं कि नहीं? ये ज़रूरी है। और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो कॉम्प्लीमेंट करता है कि नहीं। तो मेरी सलाह उन सब इन्वेस्टर्स के लिए जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, पहले तो आप कोई भी स्मॉल कैप फंड का एक फैक्ट शीट लीजिए। एक डॉक्यूमेंट है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करती हैं, जिसमें लिखा रहता है कि उनका एक्चुअली किन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो स्मॉल कैप फंड में आप अगर देखेंगे, किन कंपनियों में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फिर उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है स्मॉल कैप सेगमेंट की। ये सब अगर आप समझ जाएँ और आप उसको समझते हैं और कंफर्टेबल हैं, बेशक आप स्मॉल कैप में करिए। लेकिन अगर सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए आप कर रहे हैं, तो शायद आप आगे जाते हुए थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं जब मार्केट करेक्शन मोड में आएगा। सो आते हैं शिखा जी के पोर्टफोलियो में, जो तीनों स्कीम्स हैं अपने आप में ठीक है। एलोकेशन कैसा है उसका वो उन्हें खुद डिसाइड करना होगा क्योंकि हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वोलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल है तो स्मॉल कैप में एलोकेशन ठीक है। अगर नहीं है, तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप, इन 4 कैटेगरीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट रखें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और इसी के साथ शिखा, गुजारिश है अगर आपने ये सलाह सुन ली है फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब की बार अपना सवाल दोबारा पूछिएगा अपने फ़ोन नंबर के साथ, ताकि हम आपसे बात कर सकें और क्लैरिटी आपको दिला सकें उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम सवालों पर जो आप पूछना चाहती हैं हमारे एक्सपर्ट से, या आपके फाइनेंशियल जर्नी में आपके सामने वो सवाल खड़े हैं। मेरे ख्याल से हर्ष, सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन विमेंस वेडनेसडे की शुरुआत हमेशा आपके मार्गदर्शन के साथ होती है और उसी का नतीजा है महिलाएं बढ़ चढ़ के अपने सवाल भी हमें भेजती हैं और आपसे सलाह मांगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष, अपना समय हर बुधवार हमें देने के लिए।